क्वेश्चन नंबर 1 है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हाफ मोल है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड इज हाफ मोल। 11.2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है हाफ मोल। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? सल्फर डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग। अब सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल से 3 मोल सल्फर बनते हैं, तो हाफ मोल से फिर 1.5 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द राइट कंडीशन ammonia can be converted into nitrogen monoxide by the following reaction. How many grams of water would be formed from a mixture of 51 gram of ammonia and 48 gram of oxygen? इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग है, ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो देखो 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल वाटर बनता है, यानी 32 ग्राम से 18 ग्राम बनता है। तो 51 से कितना बनेगा? शाबाश, 27 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर। तो 1 मोल में 16 ग्राम होता है, तो 3.6 में 57.6 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर गैस। इसको सिन गैस भी कहते हैं, यानी सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक गैस। What volume of hydrogen can be obtained from 100 centimeter cube of methane? बोला इसके मोल्स में क्या रेशो है? 1:3। तो जो रेशो मोल्स में होगा वही रेशो वॉल्यूम में हो, तो 300। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 44 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है? 44। तो 11/44 1/4। अच्छा, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22 पॉइंट। तो 1/4 का कितना हो जाएगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे आएगा 5.6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट H2S। वेरी गुड। Question number 7, according to whisper theory, which is not linear? शाबाश। इस NCl2 में बॉन्ड एंगल होता है 95 डिग्री। Here is a lone pair also. Question number 8, which of these contain both polar and non-polar bond? तो ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। अंडरस्टैंड? इस किस्म की इसकी स्ट्रक्चर होती है। जिस तरह ये ओपन बुक होता है ना, हाफ एक होता है कंप्लीटली ओपन बुक, एक होता है हाफ ओपन। तो हाफ ओपन बुक में इस तरह होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा। तो 2 आइडेंटिकल एटमों के दरमियान बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और ये वाला बॉन्ड पोलर होगा, ये भी पोलर होगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाफ ओपन बुक है स्ट्रक्चर। ये बात जो पेपर में आता है, अगरचे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो देखो बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में डबल बॉन्ड लॉन्गर होता है। और कार्बोनेट का जो बॉन्ड होता है इसमें रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड न सिंगल बॉन्ड है और न डबल है। सिंगल से शॉर्टर है और डबल से थोड़ा
लॉन्गर, तो इसमें बॉन्ड लॉन्गर है, इसमें शॉर्टर है और इसमें सबसे शॉर्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड? डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज्यादा होती है तो बॉन्ड जो है that become less ionic and more covalent. फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ FeCl3 है और दूसरा आपके साथ FeCl2 है, यहाँ पर +3 चार्ज है और यहाँ पर +2 चार्ज है। सो दिस आयरन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हालांकि दोनों आयरन है, बट दिस इज मोर इलेक्ट्रो एंड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस कंपाउंड इज मोर आयनिक एंड दिस वन इज लेस आयन, यानी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई होगा उतना वो लेस आयनिक होगा, मोर कोवेलेंट होगा। तो FeCl2 इज मोर आयनिक एंड FeCl3 इज लेस। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कि PbCl2 इज आयोनिक और PbCl4 is covalent. 11. Taking the intermolecular forces into account, which halogen would you expect to have the highest boiling point? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन में लंडन फोर्सेस होती हैं। लंडन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द। अच्छा, which molecule will show dipole-dipole interaction? ये बाकी सारे नॉन पोलर हैं और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जो है ये पोलर है, क्योंकि इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है, इसमें लोन पेयर है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन NF3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। Question number 13. Van der Waals forces are directly proportional to the boiling point. Greater boiling point mean greater Van der Waals forces, and greater Van der Waals forces mean high boiling point. Tetrachloromethane या carbon tetrachloride is non-polar. Bromine is liquid at room temperature. Which intermolecular force is most important in explaining why the simple sugar glucose is soluble in water? It makes hydrogen bond with water. What intermolecular force is responsible for molecular iodine being solid at room temperature? तो इसमें लंडन फोर्स, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। The amount of hydrogen gas produced when 25 gram of aluminium react with X is, तो इसमें एल्यूमिनियम आप देखें ना, 2 मोल से कितना मोल हाइड्रोजन बनता है? 3 मोल। अच्छा, या 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 6 ग्राम हाइड्रोजन, 54 से 6 ग्राम बनता है, तो 25 से कितना बनेगा? अराउंड अबाउट 3 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, आप इक्वेशन देखें ज़रा। यू हैव 2 moles of KMnO4 react with 5 mole of mercurous chloride and with 16 mole of HCl. अब देखें बेटा, इसके अगर आप मासेस ले लें तो इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम है और इसका भी 10 ग्राम है। अब इससे मोल्स बनाएं तो इसके मोलर मास पर डिवाइड करें। इसका मोलर मास 158 है, इसका मोलर मास जो है दैट इज़ 272 इसका आता है, और इसका मोलर मास है 36.5। तो ये आपके साथ मोल्स आ जाएंगे। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें इनके मोल्स पर,
ये जो मोल्स आ गए ना, इसके जो कोएफिशिएंट है इसके ऊपर फर्दर इसको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 10/158 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 272 एंड टू दिस इज़ 472 क्योंकि मरकरी का मास 200 है, तो यहाँ पर 2 मरकरी है, तो नियरली 472 मल्टीप्लाइड बाई 5 नंबर ऑफ मोल्स को फिर 5 पर डिवाइड करना हो कोएफिशिएंट पर, और इसको आपने फिर 16 पर डिवाइड करना हो। तो बेटा इसमें सबसे कम जवाब जो आएगा ना, जिससे आएगा, सो दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मर्क्यूरियस क्लोराइड से कम जवाब आता है, इस वजह से दिस इज़ योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन number 20. If a gas is heated at constant volume, which one of the following statement is true? Option number B, pressure will increase. अगर आप गैस को हीट करते हैं और वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं, प्रेशर फिर चेंज होगा। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर वॉल्यूम चेंज होगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। Wrong statement among the following: the density of a gas is constant as long as the temperature remain. तो ये बात गलत है, क्योंकि डेंसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। अगर आप प्रेशर ज्यादा करते हैं तो डेंसिटी, अगर आप प्रेशर ज्यादा करते हैं तो गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है। प्रेशर एंड डेंसिटी आर directly proportional and temperature and density are inversely related. तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है डेंसिटी, प्रेशर बांधे हम डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन at 27 डिग्री सेंटीग्रेड? pm is equal to dRT, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से आप केल्विन बनाएं तो दिस बिकम 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आप इसमें लें, और आर की वैल्यू 0.08 है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है, अंडरस्टैंड, और प्रेशर इज 1। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ग्राम पर लीटर जवाब आता है। फार्मूला ये है, pm is equal to dRT। Question number 23. Select the molecule that is incorrectly matched with the electronic geometry. NH3 is pyramidal. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अमोनिया की टेट्राहेड्रल होगी। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो pyramidal है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जिस चीज में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री फिर टेट्राहेड्रल होती है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मॉलिक्यूल इज पोलर? PH3OF2 HF। ये जो PH3 है ये तो पोलर है ना, OF2 का स्ट्रक्चर भी इस तरह होता है, तो एंगुलर स्ट्रक्चर है इसका। HF भी आपको पोलर है। अच्छा, SO3 का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0। सो ऑल एक्सेप्ट SO3 आर पोलर, SO3 is non-polar. 25. What type of intermolecular attraction forces are present in carbon dioxide? क्योंकि ये non-polar है तो non-polar में सिर्फ London force. Earthen parts keep water cool in hot summer due to evaporation. Question number 27. The bond energy of hydrogen is 436 kilojoule per mole. अच्छा, आप जब हाइड्रोजन को 436 किलो जूल एनर्जी देते हैं तो इसमें कितने बॉन्ड टूट जाते हैं? इस प्रोसेस में कितने बॉन्ड टूटेंगे? एक बॉन्ड की ज्यादा? हाँ, 1 mole bond will be broken. 1 mole bond will be broken.
क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल में एक एक बॉन्ड होता है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मुराद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2l + 1। L is azimuthal quantum number। d सब शेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है, तो 2 × 2 + 1 = 5। यानी d ऑर्बिटल में 5 किस्म के ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। 29, the shape of a subshell whose azimuthal quantum number L is 1, ये p सबशेल है और ये डम्बल होगा। The amount of carbon dioxide produced by combustion of 20 ग्राम of methane, तो देखो 1 मोल से 44 ग्राम बनता है 16 ग्राम से, तो 20 ग्राम से 16 से ज्यादा बनेगा, 16 से ज्यादा बनेगा। तो आप अगर सही कैलकुलेशन करेंगे तो ये 55 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज दिस। तो जिस चीज का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ए का सबसे ज्यादा है, फिर सी का है, फिर बी का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 1 डम ऑफ हाइड्रोजन is 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आप देखें ना 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन मीन 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है ना, दिस इज 1 मोल। और 1 मोल हाइड्रोजन कितने ग्राम के बराबर है? 2 ग्राम के बराबर है, समझ रहे हो? तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? 2 / 22.4, तो इसको कहते हैं 0.08, डी ऑप्शन। Question number 33, in a factory producing liquid air, one of the pipe carrying, जब आप एयर को लिक्विफाई करते हैं ना, so we cool it up to -195 डिग्री, -195। तो जब -80 तक ये पहुंच जाएगा तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। तो पाइप उससे बंद हो जाते हैं। तो आपने पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जुदा करना होगा, फिर इसको लिक्विफाई करना होगा। अंडरस्टैंड? ड्राई आइस 7 लिखी। हाँ, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस? इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं? हाँ, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके हाथ को गीला नहीं करेगा। अगर आप हाथ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड रखेंगे ना तो ये फौरन किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। न सॉलिड आपको गीला करता है न गैस, लिक्विड किसी चीज को गीला करता है। तो देखा हुआ था ड्राई आइस पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? -80। ये चीजें याद रखिए। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बाने चाहिए उसी सॉलिड तक कन्वर्ट की, या द सॉलिड न लिक्विड तक कन्वर्ट की, तो देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज वन एंड द सेम थिंग। इट इज वन एंड द सेम थिंग। Melting point of water is how much? 0 degrees centigrade. Freezing point of water is 0. So melting or freezing is one and the same thing. Again, Question number 35. A gas has certain volume at 10 degree centigrade. 10 degree centigrade का मतलब होता है 283 केल्विन। कहता है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज टू डबल इट्स वॉल्यूम, यानी कितना टेम्परेचर हम ज्यादा करें कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। तो वॉल्यूम तब डबल होगा जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल पर डबल करें। यानी आपका T1 अगर 283 है
तो T2 आपका 566 होगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ये कहता है व्हाट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, यानी अगर आप इससे इस तक आना चाहते हैं तो कितना टेम्परेचर आपने मज़ीद इंक्रीज करना होगा। तो 283 तो ऑलरेडी है और 283 आपने मज़ीद इसके साथ ज़्यादा करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question is 36. A compound with a greater number of hydrogen bonding, कौन सा होगा? अच्छा, तो इसमें देखो बेटा H2SO4 में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी H2SO4। आप H2SO4 के स्ट्रक्चर को देखो, इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर। पानी में एक H होता है और एक OH, और इसमें दो OH हैं, तो दो इसमें हाइड्रोजन है और दो इसमें ऑक्सीजन है। तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। इसी तरह ग्लाइकोल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं पानी के मुकाबले, ग्लिसरीन में भी ज्यादा होते हैं, H2SO4 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा। इवन हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर आप देखें तो इसमें भी पानी के मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. The value of ideal gas constant and decimeter cube and tar per mole per Kelvin। देखो आमतौर पर आपको ये वैल्यू पता है ना, 0.08 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या 0.08 और 1 एटमॉस्फेयर में 760 टार होते हैं। तो 760 से आप इसको पर मोल और पर केल्विन करें, सो यू विल गेट 62.36। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। 760 टार असल में ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 10132 पास्कल के। पास्कल। क्वेश्चन नंबर 39। At 50 degrees centigrade, a gas has 1 atmospheric pressure and 20 decimeter cube volume। तो आप देखिए बेटा T1 आपके साथ कितना है 50, 273 इसके साथ जमा करें, जो भी जवाब आता है आप खुद करें। V1 कितना है 20 डेसीमीटर क्यूब, कितना 20। P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कहता है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट STP, V2 मालूम करें। जब T2 कितना होगा, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि प्रेशर फिर भी 1 है, इसका मतलब है कि प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2 तो आप T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट T2 एंड इट कम्स आउट टू बी V2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 40। द इक्वेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। तो ये सारे एक किस्म के इक्वेशन है, सिर्फ इनमें रीअरेंजमेंट किया गया है। अंडरस्टैंड? तो ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 41। पेंटेन एट रूम टेम्परेचर डज ओबे। कौन से लॉ को ओबे करे? क्यों ओबे नहीं करेगा? क्योंकि पेंटेन इज लिक्विड एंड लिक्विड्स डोंट ओबे गैस लॉज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
Question number 42. 800 centimeter cube of a gas at 400 bar pressure and 60 degrees centigrade was heated until the volume became इतना. The final temperature of the gas will be. तो यहाँ पर बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. अगेन here we will apply the Charles law. तो V1 by T1 से ये होगा. और आपके पास क्या जवाब आ रहा था? ए जवाब बिल्कुल ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43. इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल, टेम्परेचर को अगर हम डबल करें और वॉल्यूम को और प्रेशर को हम 4 टाइम इंक्रीज करें, तो आप इधर देखें, ये इस तरह ये प्रॉब्लम आप इस तरह सॉल्व करें तो ये अच्छा तरीका है. दिस वन मेथड इज गुड. Volume is directly proportional to temperature but inversely proportional to the pressure. अब देखो V is equal to K into T divided by P. तो मैं लिखूंगा V1 is equal to K T1 divided by P1. अच्छा, इनिशियली आप दोनों चीजों को 1 ले लें. T1 भी 1 के बराबर ले लें और P1 भी 1 के बराबर. दा 1 वाख लें. दा बशी K into 1 divided by 1 is equal to K. V2 मैंने मालूम करना है. तो T2 को हमने कितना किया है? 1 की बजाय इसको मैंने 2 बनाया और इसको मैंने 4 बनाया. तो ये हो जाएगा 2 by 4. 2 by तो 0.5 K हो जाएगा. ये K था, ये 0.5 K हो जाए, मतलब हाफ हो जाए. अच्छा, इस किस्म के फिजिक्स में बहुत सारे आते हैं कि इस चीज को डबल करो और इसको ट्रिपल करो, इसको 4 टाइम ज्यादा करो, इसको 10 टाइम कम करो. तो उसके लिए फिर ये तरीका अच्छा है, क्योंकि डबल करने से और हाफ करने का तो आपको आसानी से कॉमन सेंस यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू थोड़ी ज्यादा चेंज हो तो फिर आपके लिए मसला होगा. सो दिस मेथड इज अप्लाइड. 43 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच मे बी प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल. Atoms of a molecule. We have a single molecule and its atoms are held together by intra. अच्छा, ये वर्डिंग जो है ना, इसको याद रखें. अगर वो कहे कि बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट, तो फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा. बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है. दिस रिप्रेजेंट इंट्रा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लिक्विड. मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते. द हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच टू ईदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और. अच्छा बेटा, एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, तो वो मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ. और अगर फेरोज शाह साहब होते तो फिर मैं ना समझाता, लेकिन शायद वो अभी तक नहीं आए हैं. आए हैं कि नहीं आए? नजर आ गए. फेरोज शाह साहब जुर्माना कुल पका है. अच्छा इधर देखो, ये क्लोरोफॉर्म है. क्या है? क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म में इस कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच हैं? सो दीज 3 क्लोरीन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द. सो दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो ये फिर हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा. इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट. यानी ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचते हैं एंड इन टर्न कार्बन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. सो दिस हाइड्रोजन बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज and this hydrogen will behave like the hydrogen attached to fluorine.
although this is attached to the carbon, but here this hydrogen behaves as if it were attached to the fluorine or oxygen. This is due to the inductive effect of three chlorine atoms. So this chloroform can make hydrogen bond with water. ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? पानी के साथ. इसी तरह एसीटोन को अगर आप देखें, एसीटोन, तो एसीटोन के ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है. अंडरस्टैंड? So this is called that's why acetone and chloroform are miscible. They are miscible. अच्छा, अगर आप आर्थोनाइट्रोफिनोल ले लें, आर्थोनाइट्रोफिनोल अगर आप ले लें, तो ये आपस में ये मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स. ये मेरे पास दूसरा फिनोल है. अंडरस्टैंड? नो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. अच्छा, जब हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो देयर विल बी नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स. यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता. कौन सा होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अंडरस्टैंड? अच्छा, इसके बरअक्स अगर मैं आई टेक दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज फिनोल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल. So this nitro group, oxygen of this nitro group of one molecule will make hydrogen bond with the hydrogen atom of the other para-nitro. यहाँ पर intermolecular hydrogen bond possible है क्योंकि ये OH और NO2 एक दूसरे से दूर हैं, तो ये आपस में within the same molecule hydrogen bond नहीं बनेंगे. तो ये फिर क्या करेंगे? They will make hydrogen bond with each other. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इसका नीचे वाले का ज्यादा हो. तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पैरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा होगा मेटा नाइट्रोफिनोल से, और उसका ज्यादा होगा आर्थो नाइट्रोफिनोल. आर्थो का सबसे कम हो क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है. मेटा में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस होते हैं लेकिन कम, और पैरा में चांसेस बहुत कम होते हैं. तो इस वजह से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. ओके.